बस अब और नहीं। भाग 3। अनिरुद्ध के व्यवहार में बदलाव की क्या थी वजह? अनिता चुंबन से रोमांचित हो गई। उसने प्रतिरोध करने के बजाय बस इतना ही कहा, कोई आ गया तो। अनिरुद्ध समझ गया कि अनिता को भी पुराने प्रेम प्रसंग को चलाए रखने में कोई आपत्ति नहीं है। बस सब कुछ छिपा कर सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। सॉरी यार, इतने दिनों बाद तुम्हें अकेले पाकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। धीरज रखो, सब हो जाएगा, कहकर अनिता ने अपनी मादक मुस्कान बिखेरते हुए हामी भर दी। बदले में अनिरुद्ध भी मुस्कुरा पड़ा। अनिता को लग रहा था कि आज उसका पुराना प्रेम उसे वापस मिल गया। पर इस प्रेम प्रसंग को चलाए रखने के लिए यह जरूरी था कि अविनाश की प्रमोशन हो जाए। इसी प्रमोशन के लिए तो अविनाश उसे आज अनिरुद्ध के यहाँ लाया और उन्हें एकांत में छोड़कर चला गया। अनिता ने बिना किसी भूमिका के अनिरुद्ध को सब कुछ बता दिया। ये प्रमोशन क्या चीज है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहते हुए अनिरुद्ध ने एक बार फिर से अनिता का दीर्घ चुंबन ले डाला। अनिता ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने कहा ना सब कुछ हो जाएगा। मैं तो शुरू से ही तुम्हारी हूँ, थोड़ा धीरज रखो, और अपने पर्स से रुमाल निकाल कर अनिरुद्ध के मुंह पर लगी लिपस्टिक पोंछने लगी। फिर यह कहते हुए अंजलि के कमरे की तरफ मुड़ गई, यहाँ बैठना ठीक नहीं। पता नहीं तुम क्या कर बैठो। अविनाश काफी देर बाद लौटा। आते ही वह फिर आने का वादा करके अनिता और बेटे के साथ वहां से चल पड़ा। उससे रहा नहीं जा रहा था। वह रास्ते में ही अनिता से पूछ बैठा, क्या हुआ, प्रमोशन के लिए कहा कि नहीं? कहा तो है, कह रहा था कि देखूंगा, अनिता ने पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए बताया। प्रमोशन हो जाए तो मजा आ जाए, अविनाश अपने सपने में खोया हुआ बोला। 2-3 दिन बाद ही अविनाश को प्रमोशन का ऑर्डर मिल गया। उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। दफ्तर से लौटते ही उसने मारे खुशी के अनिता को गोद में उठा लिया और लगा चूमने। अरे, क्या हो गया? आज तो बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है। जानती हो, आज मेरी प्रमोशन हो गई। पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा था मैं। सचमुच, नए मैनेजर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तुम सोच रही थी कि पता नहीं सुनेगे भी कि नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी प्रमोशन कर दी। सुनो, छुट्टी के दिन उनके घर चले गए, उन्हें धन्यवाद देने, अविनाश खुशी में कहे जा रहा था। अविनाश को खुश देखकर अनिता की आंखों में भी आंसू छलक आए। छुट्टी के दिन वे अनिरुद्ध के यहाँ गए। इसके बाद तो आने जाने का सिलसिला चल निकला। अनिरुद्ध अविनाश को आर्थिक फायदा दिलाने की गरज से कंपनी के काम से बाहर भी भेजने लगा। अब तो अविनाश हर शाम दफ्तर से आते वक्त अनिरुद्ध के घर होकर ही आता था। अंजलि को भी मानो मुफ्त का एक नौकर मिल गया था। वह कभी अविनाश को सब्जी लेने भेज देती, तो कभी दूध लेने। अविनाश बिजली, पानी, मोबाइल के बिल, पिंकी की फीस आदि भरने का काम भी खुशी से करता। अनिरुद्ध अगर कंपनी के काम से कहीं बाहर जाता, तो वह अविनाश को कह जाता कि मेरे घर का कोई काम हो तो देख लेना। प्रमोद भी पिंकी से घुल मिल गया था, इसलिए वह भी अक्सर पिंकी के घर चला जाता और दोनों पिंकी के कमरे में घंटों बातें करते, खेलते। उधर अनिरुद्ध और अनिता के दिल में प्रेम की पुरानी आग भड़क गई थी। वे अपनी सारी हसरतें पूरी कर लेना चाहते थे, इसलिए वे दोनों अपने में मगन थे। जब भी मौका मिलता अनिता अनिरुद्ध को फोन करके घर आने के लिए कह देती और दोनों एक दूसरे में खो जाते। कहीं कुछ और भी हो रहा है, ये जानने और समझने की उन्हें मानो फुर्सत ही न थी। उस दिन अनिरुद्ध काम से थककर रात में लगभग 8 बजे अपने कमरे से बाहर थोड़ी देर के लिए निकला, तो उसने देखा कि पिंकी के कमरे की लाइट जल रही थी। पिछले कई दिनों की व्यस्तता की वजह से वह अपनी बेटी पिंकी से कायदे से बात तक नहीं कर पाया था। उसके दिल में आया कि पिंकी के कमरे में ही चलकर बातें करते हैं। अभी पिंकी के कमरे से वह कुछ दूरी पर ही था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसने सोचा कि शायद पिंकी की कोई सहेली आए है और वह उससे बातें कर रही है। यूं जाना ठीक नहीं, खिड़की से झांक लेता हूँ कि कौन है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मानो उसे चक्कर सा आ गया। उसने देखा कि पिंकी और प्रमोद अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। प्रमोद पिंकी से कह रहा था, तुम्हारे पापा मेरी मम्मी से रोमांस करते हैं। एक दिन मैंने देखा कि दोनों बेडरूम में एक दूसरे से लिपटे पड़े हैं। तेरे पापा का भी मेरी मम्मी से ऐसा ही रिश्ता है। एक दिन मैंने भी उन्हें सामने वाले कमरे में एक दूसरे से लिपटे देखा, पिंकी बोली। क्या मजेदार बात है, तेरे पापा मेरी मम्मी से और मेरी मम्मी तेरे पापा से रोमांस कर रही हैं और हम दोनों एक दूसरे से, कहकर प्रमोद हंस पड़ा। लेकिन यार, वे लोग तो शादीशुदा हैं। कुछ गड़बड़ हो गई तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, पर हम लोगों के बीच कुछ हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी।
तुम चिंता मत करो, मैं कॉन्डोम लाया हूं न। तुम हो बड़े समझदार, कह पिंकी ने खिलखिलाते हुए प्रमोद को भींच लिया। आगे कुछ सुन पाना अनिरुद्ध के बस में न था। वह किसी तरह हिम्मत बटोर कर अपने कमरे तक आया और बिस्तर पर निढाल पड़ गया। आज वह खुद की निगाहों में ही गिर गया था। वह किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, बेटी तक से नहीं। अगर कुछ कहा और पिंकी ने भी पलट कर जवाब दे दिया तो वह खुद को ही दोषी मान रहा था कि अपने क्षणिक सुख के लिए उसने जो कुछ किया, अब उसी राह पर बच्चे भी चल पड़े हैं। उसकी हरकतों के कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। कितना अंधा हो गया था वह। अंजलि को भी क्या कहे वह। इस सब के लिए वह खुद जिम्मेदार है। शुरुआत तो उसने ही की। रात को अनिरुद्ध ने खाना भी नहीं खाया। रात भर वह दुख और पश्चाताप की आग में जलता रहा और रोकर खुद को हल्का करता रहा। सुबह होने से पहले ही उसने सोचा कि जो हो गया, रोने से कोई फायदा नहीं। फिर अब क्या किया जाए, इस पर वह सोचता विचारता रहा। थोड़ी देर में ही वह निर्णय पर पहुंच गया और सुबह होते ही उसने कंपनी के जीएम से फोन पर अपना स्थानांतरण करने का निवेदन किया। जीएम उसके काम से सदैव खुश रहते थे, इसलिए उन्होंने उसके निवेदन को स्वीकार करने में तनिक भी देर न लगाई। उसका स्थानांतरण उसी पल कोलकाता कर दिया। 4 दिन बाद अनिरुद्ध परिवार सहित कोलकाता की ट्रेन पर सवार हो गया। किसी को भी न पता चला कि क्या हुआ। अनिरुद्ध ने सारा राज अपने सीने में दफन कर लिया।